This will be the last lecture of The True Beautiful Mind, and we were in ninth paragraph. So look, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Okay, so जैसा कि 8th पैराग्राफ तक तो आप पढ़ ही चुके हो लास्ट लेक्चर में. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, देन आप मुझसे स्कूल लॉग ऐप में यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर in the school log app, okay, at the doubt section. So look, so one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. तो जो बताया उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी. बेसिकली 9th पैराग्राफ में आप क्या पढ़ रहे हो, देखिए 1905 में 1905 में आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी दी. वो थ्योरी थी रिलेटिविटी की. फिज़िक्स में आप इस क्लास में पढ़ा होगा आपने. अकॉर्डिंग टू विच, उस थ्योरी के अंतर्गत डिस्टेंस एंड टाइम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते. Absolute means measured in itself, not in relation to anything else. किसी के साथ कोई रिलेशन उनका नहीं होता, तो कभी एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकते, ठीक है. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. यहाँ तक कि जो दो एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं वो भी एकदम सेम समय एकदम सेम टाइम नहीं दिखाती अगर उन्हें साथ में चला दिया जाए. Again after a journey if one of them has been moving very fast relatively to the other. अगर तो from on a journey, तो क्या बताया जा रहा है, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. तो इसी थ्योरी से एक वर्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला जिसके बारे में यू माइट हैव रेड कि E बराबर mc², ये आया, ठीक है. तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी. उसमें उन्होंने क्या बताया कि टाइम और जो आपका टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है, टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते. दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स भी कभी सेम टाइम नहीं दिखाती. इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर वो दोबारा बराबर आ जाएं तो इसका मतलब क्या है कि जर्नी में कोई ना कोई जो क्लॉक होगी वो दूसरे से तेज़ चल रही होगी. सो फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी थ्योरी से एक फॉर्मूला बना E बराबर mc². इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो इन फिज़िक्स लेक्चर्स, ओके. सो वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स, His private life was unraveling. Unraveling means होता है starting to fall. जिस समय आइंस्टाइन फिज़िक्स की इतनी बड़ी थ्योरी सॉल्व कर रहे थे, उसी दौरान उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें भी कई प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है. His private life was unraveling. Albert had wanted to marry Melva. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे मेलवा से शादी करना चाहते थे. He wanted to marry Melva, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या थी, वो शादी को मतलब अल्बर्ट सीधे मालवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद ही. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी इसके खिलाफ थी. शी थॉट मालवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. उनकी माँ को लगा मालवा जो कि उनके बेटे से लगभग 3 साल बड़ी है वो उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है, उनके बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्र में बड़ी है, ठीक है. She was also bothered by Malva's intelligence. मालवा भी आइंस्टाइन की तरह ही बहुत ही बुद्धिमान थी, इसलिए उनको और चिंता थी ये तो दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे. So she is a book like you. उसकी माँ कहती थी, आइंस्टाइन की माँ कहती थी कि वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है. His mother said, उनकी माँ ने कहा. आइंस्टाइन put the wedding off. आइंस्टाइन ने, क्योंकि उनकी माँ राज़ी नहीं थी, उन्होंने वेडिंग टाल दी. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. उस जोड़े ने लगभग 1903 में शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए. But a few years later the marriage faltered.
फॉल्टर्ड मतलब कमज़ोर हो जाना। कुछ सालों के बाद जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई। मालवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मालवा इसी दौरान अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मतलब वो भी क्योंकि बहुत जीनियस थी, वो भी कुछ करना चाहती थी, तो उसके जो एम्बिशंस थे वो सब चले गए। शादी होने की वजह से वो सब उसके ड्रीम्स टूट गए। तो एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो सिर्फ एक अनहैप्पी सी हाउस वाइफ बनकर रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाइयों के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। 1919 में उस कपल का डिवोर्स हुआ। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी की। आइंस्टाइन्स न्यू प्रपोजल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज द टू वर्ल्ड फेम। जो नया चैप्टर था वो आइंस्टाइन का, अब जो ज़िंदगी का नया चैप्टर लिखा जाना था वो ये था कि आइंस्टाइन कैसे पूरी दुनिया में फेमस होते हैं। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी। 1915 में उन्होंने अपनी एक जनरल थ्योरी पब्लिश की ऑफ रिलेटिविटी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी को नई तरीके से इंटरप्रेट किया। ठीक है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और 1919 में जो एक्लिप्स पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा, उसमें क्या हुआ, उनकी थ्योरी एकदम एक्यूरेट सिद्ध हुई। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो आइंस्टाइन ने एकदम सही डायरेक्शन, सही डिफ्लेक्शन, और किस समय पे ये डिफ्लेक्शन होगा, कौन से तारों के द्वारा कितने टाइम पर होगा, ये सब एकदम करेक्टली उन्होंने क्या कर लिया था, पता लगा लिया था, और पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और ऐसा ही हुआ भी। ठीक है। और कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है सूरज की ऐसे रिएक्ट करेगी, उन्होंने सब बता दिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो न्यूज़पेपर था उन्होंने उनके वर्क को साइंटिफिक रेवोल्यूशन करार दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए इन 1921। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय प्रेस। उनके ऊपर पुरस्कारों की बारिश हो गई, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, उन्हें पूरी दुनिया से इन्विटेशंस आने लगे। ठीक है। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको सारी सरकारें बुलाने लगीं, उन प्रेस ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। सो अगला इंसिडेंट देखिए कि व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब जर्मनी में नाजी पावर में आए तो आइंस्टाइन क्या किया, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। मतलब जब बर्लिन ने, जर्मनी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उनके, वो सब बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए। मैनी ऑफ दम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। उनमें से कई ऐसे थे जो फासिज्म की नीति चल रही थी, हिटलर क्योंकि वहाँ पे यहूदियों को मार रहा था, तो इन सब की वजह से किसी को बोलने नहीं देता था, आज़ादी छीन लिया था उसने, तो इन सब वजह से कई लोग वहाँ से भागकर ही आए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन, जैसा कि आइंस्टाइन वहाँ पे आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम। और उन्हें डर था कि जो नाजीज़ हैं वो एटॉमिक बम बना लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939। अपने एक साथी के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, 2 अगस्त 1939 को। इन विच ही वार्नड, उसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का एक सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी पोर्ट पर एक्सप्लोडेड हुआ, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर। हो सकता है वो पूरे पोर्ट को, पूरे बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर दे। विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, उसके साथ साथ आसपास की जो टेरिटरी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। हिज वर्ड्स डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट। मतलब उनके जो वर्ड्स ने बहुत अच्छा असर किया। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own।
अमेरिकन्स ने एटॉमिक बम बनाया अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जो जापानीज सिटीज़ थी वहाँ पे वो बम गिरा दिया इन अगस्त 1945। ओके, सो लुक, मैंने क्या बताया, देखिए कि उनके जो वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए। ये लिखा हुआ है, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके वर्ड्स का इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो अमेरिकन्स ने बनाया, लेकिन 1945 में उन्होंने जापान में गिरा भी दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस डिस्ट्रक्शन से, इस तबाही से आइंस्टाइन को बहुत धक्का लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, पब्लिक मिसिव मीन्स होता है लेटर जो ऑफिशियल आप कर दो, सबको दिखा दो, ठीक है। लॉन्ग लेटर जो आप पब्लिक से बात करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा और पब्लिक को मतलब पब्लिकली कर दिया। मिसिव लेटर, वैसे मिसिव मीन्स होता है, माइसिव मीन्स होता है लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक जो बड़ा लेटर जो ऑफिशियली आप किसी चीज़ को लिखो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज, उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए लिखा टू द यूनाइटेड नेशन, इन यूनाइटेड नेशन को लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पर जोर दिया, प्रपोज किया कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे सारे मुद्दे हल हो सकें। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस लेटर ने कोई भी इम्पैक्ट नहीं किया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले दशकों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और आइंस्टाइन ने क्या किया, पीस और डेमोक्रेसी के लिए अपनी जो कैंपेनिंग है वो चालू रखी। पॉलिटिक्स में वो और इन्वॉल्व हुए, उन्होंने और आवाज़ उठाई, एजिटेटिंग फॉर एन एंड, और उन्होंने आंदोलन किए ताकि जो आर्म बिल्डअप है उस पर रोक लगाया जा सके, जो कंपटीशन चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने का, रखने का। सो व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। विजनरी मतलब अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। साइंटिस्ट का काम ही होता है फ्यूचर को देखना कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक विजनरी माना गया उनको। 1955 में उनकी डेथ हो गई और एक वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में देखा जाता है, साइंटिफिक जीनियस के रूप में देखा जाता है, एज अ मच ऑफ अ साइंटिफिक जीनियस। तो जितना साइंटिफिक जीनियस माना जाता है उन्हें एक वर्ल्ड सिटीज़न माना जाता है, एक अच्छा नागरिक भी माना जाता है, दुनिया की भलाई के बारे में सोचने वाला माना जाता है। So with this we come to end of this lesson. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me at the doubt section of School Log App. कोई भी पैरा अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा से आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो डाउट सेक्शन में, मैं पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू।